Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम जूरिस्प्रूडेंस का एक टॉपिक है सर हेनरी मैनी थ्योरी। ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जनरली ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। बच्चे जब बुक से लर्न करते हैं तो उनको ये बहुत हार्ड लगती है। आज मैंने कोशिश करी है कि मैं काफ़ी इजी वे में आपको ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन कर सकूं। तो हम शुरू करते हैं सर हेनरी मैनी की थ्योरी। देखिए, जो सर हेनरी मैनी थे, इनका जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ था और ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के ज्यूरिस्ट माने जाते हैं। आपको पता ही है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे जो है स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको ये बताता है कि लॉ का कैसे डेवलप हुआ। अब अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपने अपने तरीके से बताया है कि लॉ कैसे डेवलप हुआ। तो जिस ज्यूरिस्ट ने जिस तरीके से बताया है और उनके जो फॉलोअर थे उनको हमने अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट का नाम दिया है। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हिस्टोरिकल स्कूल के ही प्रोफाउंडर थे सर हेनरी मैनी। अब हिस्टोरिकल स्कूल बताता है कि लॉ कोई बनी बनाई चीज़ नहीं थी कि कहीं से बने और हमें मिल गए या हमने कहीं से कॉपी कर लिए। जो लॉ होता है वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के पर्पस के लिए बनाया जाता है। अगर कोई लॉ बनता है और वो सोसाइटी के मेंबर्स के पर्पस को सॉल्व नहीं करता है तो उस लॉ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका मतलब लॉ एंड सोसाइटी गो हैंड इन हैंड। जैसे जैसे आपकी सोसाइटी में चेंज आता है वैसे वैसे ही लॉ में भी चेंज आता है। तो जैसे जैसे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट बदलती हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स बदलते हैं, सोसाइटी के जो है ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, तो उसी हिसाब से जो है लॉ में भी चेंज आते रहते हैं। तो जो हमारी बहुत शुरुआत की सोसाइटी थी, जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी थी, और आज के हम मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं तो लॉ में शुरू से लेके एंड तक काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे आप देखिए, प्रिमिटिव सोसाइटी में जब इंसान का बिल्कुल इवॉल्वमेंट ही हुआ था तो वो जंगल में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे। तो जब उनकी थोड़े मेंबर उनके ग्रुप में बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि कोई मेंबर हमेशा जो है लड़ता ही रहता है बाकी के मेंबर से, या फिर वो जो है दूसरों की चीज़ें जो है चोरी कर लेता है। तो फिर उन्होंने उस मेंबर को अपने ग्रुप से निकाल दिया। तो एक तरीके से एक लॉ डेवलप हुआ कि अगर एक ग्रुप का एक व्यक्ति भी किसी को हैरिश करता है तो उसे ग्रुप की एक्टिविटी से बाहर कर दिया जाएगा। अब उसे अकेले ही सरवाइव करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये लॉ की स्टार्टिंग हुई। आज भी आप गांव में देखिए कि अगर कोई पंचायत का जो है जो ऑर्डर होता है उसे फॉलो नहीं करते हैं तो वो उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके से लॉ का ही फॉर्म है कि जो पंचायत का डिसीजन है वो गांव के लोगों को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी लॉ का जो है डेवलपमेंट होता रहता है और जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आते हैं उसी हिसाब से हम लॉ में भी चेंज करते रहते हैं। तो जो सर हेनरी मैनी थे वो काफ़ी कंट्रीज़ में रहे और उन्होंने इंडिया में भी काफ़ी टाइम जो है गुजारा है। उन्होंने रोमन लॉ भी पढ़ा, इंग्लिश लॉ भी पढ़ा और उन्होंने इंडियन लॉ की भी काफ़ी अच्छी स्टडी की थी। इसीलिए उन्होंने काफ़ी तरह के लॉ को पढ़ा और उनमें आपस में कंपैरिजन भी किया। इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ हिस्टोरिक कंपैरेटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। किसका फाउंडर कहा जाता है? फाउंडर ऑफ हिस्टोरिक कंपैरेटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सर हेनरी मैनी ने कहा कि जो लॉ का डेवलपमेंट होता है वो तीन तरीके से होता है। एक तो होता है कि आपका स्टैटिक सोसाइटी में जो लॉ का डेवलपमेंट होता है वो स्टेटस से होता है। फिर उन्होंने कहा स्टैटिक सोसाइटी से हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है और तो लॉ का डेवलप स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है।
लेकिन एक टाइम के बाद फिर उसमें उल्टा ट्रेंड आता है कि जो लॉ का डेवलपमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले स्टेटस से लॉ डेवलप होता है, फिर स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट जाता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस आ जाता है। अब हम हर पॉइंट को इसको जो है पूरी डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला उन्होंने बताया कि लॉ का डेवलपमेंट स्टैटिक सोसाइटी में स्टेटस से होता है। उन्होंने कहा जो स्टैटिक सोसाइटी थी, चाहे वो आप इंग्लैंड में देख लो या फिर इंडिया में देख लो, सभी जगह एक ही तरीके का आइडेंटिकल पैटर्न होता था। या तो सोसाइटी पैट्रियार्कल होती थी या मैट्रियार्कल होती थी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पितृ सत्तात्मक होती थी या मातृ सत्तात्मक होती थी। तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी उसमें जो मेल मेंबर होता था, जो फैमिली का सबसे बड़ा फैमिली का मेंबर होता था, सब लोग जो है उसी की बात मानते थे। जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी उन्हीं के नाम से खरीदी जाती थी। बच्चे और वुमेन सभी को जो है मेल मेंबर की बात माननी पड़ती थी। तो ये होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर आती थी और उनका जो सरनेम होता था उनके बच्चों का और उनका, वो हस्बैंड के हिसाब से ही चेंज हो जाता था। तो ये कहलाती थी आपकी पैट्रियार्कल सोसाइटी। और मैट्रियार्कल में बिल्कुल उल्टा होता था। वहाँ पे जो फीमेल मेंबर होती थी उसका पूरा होल्ड होता था और हस्बैंड लोग अपना घर छोड़ के वाइफ के घर रहते थे और बच्चों के सरनेम फिर जो है अपनी मदर के हिसाब से चलते थे। लेकिन हम अपनी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है पैट्रियार्कल सोसाइटीज है। तो ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज होती थी इन्हीं को हम जो है पैटर फैमिलीज कहते थे। क्या बोलते थे हम इन्हें? पैटर फैमिली। तो मैंने ये जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट में सबसे लोएस्ट यूनिट क्या आ रही है आपकी? पैटर फैमिली। तो पैटर फैमिलीज में क्या होता था, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था तो फैमिली के सारे लोग उसी की बातें मानते थे। उसने जो कह दिया वो फॉलो करना सबके लिए कंपलसरी होते थे। वो अपने जो पैटर होता था, जो घर का मुखिया होता था, उसके ऑर्डर को बिल्कुल भी डिसऑबे नहीं कर सकते थे। तो जो पैटर फैमिली के और जो मेंबर थे, जो उनके बच्चे होते थे या यंगर मेंबर्स होते थे, वो क्यों उसकी बात मानते थे? क्योंकि उन्होंने उस फैमिली में जन्म लिया था। वहां पे उस फैमिली के साथ उनकी किनशिप है। किनशिप का मतलब होता है कि ब्लड रिलेशन से आपका जो है कोई रिलेशन बनना। तो जब आपने फैमिली में जन्म लिया तो आपका स्टेटस मिल जाता था कि भाई आप इस फैमिली से रिलेट करते हो। तो उस फैमिली की ही बातें आपको माननी पड़ती थी, किसी और की नहीं। तो फैमिली में जन्म लेने से आपका उस फैमिली में स्टेटस हो गया। आपका वाइफ का स्टेटस हो सकता था, आपका ब्रदर का, सिस्टर का या डॉटर का या सन का, किसी भी तरह का स्टेटस हो सकता था। तो इस तरह से यहाँ पे लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ है? स्टेटस से, कि आपने किसी पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लिया तो उसका, आपका उस फैमिली में एक स्टेटस आपने एक्वायर किया और उस फैमिली का जो पैटर्न होता था उसकी बात ही दूसरे लोगों के लिए लॉ के समान होती थी। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बाद में लोगों की और फैमिलीज बढ़ने लगी, तो जो पैटर फैमिली थी, 4-5 पैटर फैमिलीज को मिला के हमने एक फैमिली ग्रुप बनाया। तो फैमिली ग्रुप क्या होता था? 3-4 जो पैटर फैमिली थी उन्हीं के ग्रुप को हम फैमिली ग्रुप बनाते थे। अब फैमिली ग्रुप भी बहुत बढ़ने लगे तो 3-4 फैमिली ग्रुप को मिला के हम जेंट्स बनाते थे। फिर जेंट्स मिलके जो है ट्राइब्स बनाते थे और जब बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स होने लगी तो 3-4 ट्राइब्स मिलके जो है कम्युनिटी बनाते थे। तो इस तरीके से जो है सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ कि पैटर्न से फैमिली ग्रुप, फिर जीन्स, फिर ट्राइब्स और फिर आपकी कम्युनिटी बनी। ये कम्युनिटी तक जो भी आपका उनकी फैमिली में, उनकी कम्युनिटी में कहा जाता था वही लॉ होता था और इस कम्युनिटी की मेंबरशिप उनको उन कम्युनिटी में जन्म लेने से स्टेटस के थ्रू होती थी। तो इस तरीके से जो है स्टैटिक सोसाइटी में लॉ का डेवलपमेंट थ्रू स्टेटस हुआ। अब सेकंड सर मैनी ने बोला है कि स्टैटिक फैमिली के बाद फिर हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है।
वहां पे लॉ का डेवलपमेंट स्टेटस से नहीं हुए, बल्कि वो स्टेटस से आगे बढ़ गए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। तो वहां पे लॉ का डेवलप प्रोग्रेसिव सोसाइटी में स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चल गया। तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या थी कि देखिए, पहले जो थे लोग, आपने देखा होगा कि गांव में रहते थे, फिर धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हुआ, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो लोग जो थे अपने काम काज की तलाश में गांव को छोड़ के जो है शहरों में जाने लगे। तो जॉइंट फैमिली पहले होती थी गांव में, अब वो टूटने लग गई। अब वो जो है सिंगल फैमिली में चेंज होने लगी, क्योंकि जो बेटे थे वो कामकाज की तलाश में अपने फादर को छोड़ के आगे गांव शहरों में या और जगह जाने लगे। तो इस तरीके से जो पैटर फैमिली थी वो अब विदर्ड अवे हो गई, अलग अलग जगह पे फैमिली चली गई। अब जब वो शहरों में पहुंचे तो अब उन्हें अपने जो हेड था फैमिली का, जो पैटर था, अब उनकी बात तो वो मान नहीं सकते थे, क्योंकि उनको जब वो शहरों में आ गए, नए नए लोगों से मिलने लगे, तो वहाँ पे उन्हें घर भी खरीदना था, किराए पे भी मकान लेना था, फर्नीचर भी खरीदना था, और एम्प्लॉयर से अपनी जो है जॉब की भी बात करनी थी। तो अब उनका नेगोशिएशन किससे होने लगा? एम्प्लॉयर से होने लगा, मकान किराए पे लेने के लिए लैंडलॉर्ड से होने लगा, फर्नीचर खरीदने के लिए दुकान वाले से होने लगा। तो अब आपस में उनके जो राइट थे वो किस चीज़ से गवर्न होने लगे कि उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, या उन्होंने शॉपकीपर से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे आपने किराए पे लिया तो लैंडलॉर्ड ने कहा भाई मैं 1 साल तक आपका किराया नहीं बढ़ाऊंगा, उसके बाद 10% बढ़ेगा। तो अब उसका जो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी के थ्रू उनके राइट और ऑब्लिगेशन गवर्न होने लगे। यहाँ पे उनका जो हेड था फैमिली का, पैटर, उसकी कोई भी रेलिवेंसी नहीं रह गई। सेम वे जब आप काम ढूंढने के लिए अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता था एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, उसी के हिसाब से आपके जो है राइट गवर्न होने लगे। फिर वहाँ पे जो पहले एक हेड की वो होती रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ या अपने यंगर मेंबर्स के साथ, अब वो रिलेशनशिप कैसी हो गई? इंडिविजुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो गई, क्योंकि हर मेंबर जो था फ्री था, सब अलग अलग हो गए। पहले जो फादर ने प्रोफेशन बताया गांव में वही लेना पड़ता था, लेकिन अब बच्चे शहरों में आ गए, वो अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन लेने लगे। अब वो अपनी मर्जी से ही जो है लव मैरिज भी करने लगे। अब लेबर, पहले वहाँ पे क्या थे, लैंडलॉर्ड रहते थे, वो अपने हिसाब से जो है लेबर का एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन अब जब लेबर शहरों में आए तो उनकी इनकम भी बढ़ गई और उनका एक्सप्लॉइटेशन भी थोड़ा बढ़ गया, और वुमेन्स की भी कंडीशन बढ़ गई। अब वो भी शहरों में काम आने लगी, गाँव को छोड़ के घर से दूर रहने लगी। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच का जो है इमर्जेंस हुआ। उसके बाद सर हेनरी मैने ने कहा है कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इन सब रीजन की वजह से जो मैंने ऊपर बताया कि लोग गांव से शहर में आने लगे, जॉइंट फैमिली टूट टूट के जो है सिंगल फैमिली में बदल गई, तो अब लोग जो है पैटर की बात ना सुन के, जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे, जिनसे उनका जो है डीलिंग पड़ती थी, उनकी बातों को मानने लगे और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वर्क करने लगे। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव सोसाइटी का लॉ से डेवलपमेंट स्टेटस से किस में चला गया? कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है 4th पॉइंट में कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हिदर टू बी फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हिदर टू का भी एक इम्पॉर्टेंस है। हिदर टू का हिंदी मीनिंग होता है अब तक। तो सर हेनरी ने कहा कि ये जो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, जरूरी नहीं ये हमेशा के लिए ही रहे और फ्यूचर में भी रहे, फ्यूचर में कोई और ट्रेंड भी आ सकता है। तो उन्होंने कहा जब वो पहली बार गांव छोड़ के शहर में आए, तो वो अब स्टेटस छोड़ के उनके लॉ किससे डेवलपमेंट होने लगे? कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन अभी तक तो जरूरी नहीं है ये कंडीशन आपकी फ्यूचर में भी अप्लाई। तो इस तरीके से जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी उनमें लॉ का डेवलपमेंट अब स्टेटस से ना होके कॉन्ट्रैक्ट से होने लगा। अब 3rd पॉइंट कहता है कि पहले किससे हुआ? स्टेटस से लॉ का डेवलपमेंट हुआ, फिर स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में हुआ, लेकिन उसके बाद एक और 3rd ट्रेंड आया कि अब ये जो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट था ये अब रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अब ट्रेंड दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट से किस में आने लगा? स्टेटस में आने लगा।
तो पहले कॉन्ट्रैक्ट उसको गवर्न करता था लॉ का, अब दोबारा से स्टेटस गवर्न करने लगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टेटस किस तरीके से आता है। देखिए, जब आपका अर्बनाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उनकी भी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम आने लगी। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, मशीनों का यूज़ ज़्यादा बढ़ने लगा, जिससे लेबर को वो कम यूज़ करने लगे, तो लेबर जो है फिर अनएम्प्लॉयड भी होने लगी। और अर्बनाइजेशन से क्या हुआ, लोगों को पूरे मकान नहीं मिलते थे, तो वो बहुत ही स्लम एरिया डेवलप होते थे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्थ की भी वो होने लगी, क्योंकि वो बहुत गंदे रहते थे, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम को भी जो है फेस करने लगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से जहाँ फ़ायदे हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे नई नई प्रॉब्लम भी अराइज होने लगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आने लगी कि कुछ लोग तो बहुत अमीर होते चले गए और कुछ लोग बहुत गरीब होते चले गए। जो एम्प्लॉय थे, जिनकी फैक्ट्री थी, वो लेबर को एक्सप्लॉइट होने करने लगे और वो प्रॉफिट मार्जिन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो जो लेबर क्लास थी वो गरीब होने लगी और जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो अमीर होने लगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटी बहुत बढ़ने लगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है फैक्ट्रियों में काम करने लगी। तो वो जब भी अपने अकेले कोई प्रॉब्लम लेके जाते थे फैक्ट्री ओनर के पास, तो उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि हर व्यक्ति को एक डर लगा रहता था कि अगर हम जाएंगे तो हमें जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो इस वजह से धीरे धीरे एसोसिएशन बनने लगी, जैसे कि ट्रेड यूनियन बनने लगी। अब ट्रेड यूनियन में उस फैक्ट्री के सारे वर्कर जो थे मेंबर होते थे। तो अब वो जो मेंबर हुए, तो अब उनका एक नया एक स्टेटस जनरेट हुआ कि वो इस ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। तो जो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जब वो जाके बात करते थे, तो फैक्ट्री ओनर को उनकी बात सुननी पड़ती थी, क्योंकि वो इंडिविजुअल बार्गेनिंग ना करके एक कलेक्टिव बार्गेनिंग करते थे, क्योंकि वो सभी लेबर के बिहाफ पे अपनी बार्गेनिंग कर रहे थे। तो अगर वो बार्गेनिंग में सक्सेसफुल नहीं होते, तो उनकी बातों को सारी लेबर मानती थी, वो स्ट्राइक पर भी जा सकती थी। तो इससे फैक्ट्री ओनर को काफ़ी लॉस हो जाता। तो इसलिए फैक्ट्री ओनर इंडिविजुअल लेबर की तो बात नहीं सुनते थे, लेकिन वो इन एसोसिएशन की, इन ट्रेड यूनियन की बातें सुनने लगे। तो इसीलिए अब फ्यूचर में क्या होने लगा, एसोसिएशन फॉर्म होने लगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है एसोसिएशन आने लगी। तो जो जिस एसोसिएशन का मेंबर था, तो उसको एक स्टेटस मिल गया कि ये इस एसोसिएशन का मेंबर है। तो जो उस एसोसिएशन को चलाते थे, अब उनकी बातें वो सारी लेबर मानने लगी, तो उनके लिए वही लॉ हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेंड हुआ कि दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट से हम स्टेटस की तरफ चले गए। कॉन्ट्रैक्ट में तो इंडिविजुअल डीलिंग हो रही थी, तो जो हमारी इंडिविजुअल डीलिंग में कॉन्ट्रैक्ट था, हम उसके हिसाब से कर रहे थे, तो हम स्टेटस से किसकी तरफ आए, कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन दोबारा से फिर हम किसी एसोसिएशन के मेंबर बनने लगे और उन एसोसिएशन के मेंबर से हमारा एक नया स्टेटस जो है इमर्ज हुआ। तो हम उन स्टेटस की वजह से उन जो ट्रेड यूनियन थी, वो जो एसोसिएशन थे, उनकी सारी बातें मानते थे। तो लॉ उसी हिसाब से डेवलप होने लगा। तो एक रिवर्सल ट्रेंड आया फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस। एक केस हुआ था प्रकाश कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। कौन सा केस था ये, प्रकाश कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। उसमें कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि आज की स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट है, आज हम जो है अपने लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो लॉ का डेवलपमेंट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस हो रहा है। तो आप देखिए कितने सारे जो है हमारे लेजिस्लेचर बनने लगे उनके एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए। जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया कि अगर किसी को मतलब नौकरी करते हुए किसी को कोई लॉस हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, या किसी को बिना किसी रीज़न के निकाला जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। फिर बोनस एक्ट आया कि लेबर इतनी मेहनत करते हैं तो उनको वेजेस के अलावा प्रॉफिट में भी कुछ शेयरिंग चाहिए, तो उसकी वजह से बोनस एक्ट आया। फिर आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट आया कि जो लेबर की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फैक्ट्री एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से सॉल्व की जाएगी। मिनिमम वेजेस एक्ट आया
कि जो फैक्ट्री ओनर है वो अपनी मनमानी ना कर सकें कि उन्हें इतनी मिनिमम वेजेस तो अपनी लेबर को देनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि काफ़ी सारे जो हैं लॉ इसलिए बने। बल्कि जैसे लोगों को काम पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, वाटर लेते थे या रेलवे में ट्रेवल करते थे, तो अब इंडिविजुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह गया, बल्कि जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी या वाटर जो आपको सप्लाई करते थे या रेलवे कंपनी थे, अब उनके स्टैंडर्ड जो थे एक कॉन्ट्रैक्ट बन गए, उनको फॉलो करना, जो भी उसमें ट्रेन में जा रहे थे या वाटर ले रहे थे या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे थे, उनको वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मान लेते। तो इस तरह से यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड हुआ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस। आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि सर हेनरी कहते हैं कि जो स्टैटिक सोसाइटी हुई, उन्होंने कहा कि इसमें 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था स्टैटिक सोसाइटी में स्टेटस के थ्रू हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो लॉ का डेवलपमेंट हुआ उसकी उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहले डिवाइन, फिर कस्टमरी लॉ बने, फिर प्रिस्टली क्लास आई है, उसके बाद कोडिफिकेशन हुआ है। सबसे पहले हेनरी मैंने कहते हैं कि जब सबसे पहले लॉ बना तो पहले जो थे राजा महाराजा हुआ करते थे। माना जाता था कि राजा महाराजा जो हुए हैं वो गॉडेस ऑफ जस्टिस, जो न्याय की देवी है, उनसे इंस्पायरेशन लेते हैं, उन्हीं से ऑर्डर लेते हैं। तो जो राजा का ऑर्डर है वो एक तरीके से न्याय की देवी का ही ऑर्डर है, वो उसी हिसाब से सारे ऑर्डर देते हैं और वही लॉ मानना है। तो उनकी जो सब्जेक्ट होती थी, उनकी जो प्रजा होती थी, उनको उनके लॉ को मानना होता था। किंग वाज अबव ऑल, किंग को सबसे ऊपर माना जाता था, उसने चाहे गलत कहा चाहे ठीक कहा, उसकी बात जो थी फाइनल वर्डिक्ट होती थी और सब उसे लॉ की तरह मानते थे। तो ये कहलाता था आपका डिवाइन लॉ। फिर अब जो डिवाइन लॉ था, अब वो राजा मर गए, फिर उसके बाद दूसरे राजा आए, उन्होंने भी अपने लॉ चलाए और पुराने राजा के लॉ भी मानने लगे। तो राजा टू राजा जो है वही लॉ चलने लगे। तो धीरे धीरे लोगों में यही कस्टम जो है बन गए। तो अब वो जो है जो कस्टम बनते चले गए, फिर धीरे धीरे इन्हीं कस्टम ने जो है लॉ की फॉर्म दे दी। तो इस तरह से कस्टमरी लॉ का जो है डेवलपमेंट हुआ। जैसे आप हिंदू लॉ में देखते हैं कि हिंदू लॉ में मैरिज तभी मानी जाती है जब आप 7 फेरे ले लेते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लॉ होता है, मुस्लिम लॉ में आप बताइए कि क्या होता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं या किसी और चीज पर? आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि जो आपका मोमडन लॉ होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को करता है। आपने बहुत सारी पिक्चर देखी होंगी, मुस्लिम जब मैरिज होते हैं तो पूछा जाता है क्या आप इस मैरिज के लिए तैयार हैं, तो जो ब्राइड होती है वो कहती है कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो इस तरीके से मोमडन लॉ में एक कस्टम चला भी है कि इस तरह से कबूल है बोलने पर ही जो है वो मैरिज फाइनल होती है। और हिंदू कस्टम में 7 फेरे लेके जो है मैरिज फाइनल होती है। तो जो कस्टम चले आ रहे थे फिर वो ही जो है लॉ बनने लगे। नेक्स्ट है आपका प्रीस्टली क्लासेस। देखिए फिर जो है राजा महाराजा धीरे धीरे कम होने लगे और जो प्रिस्ट होते थे, जैसे चर्च में फादर का, मंदिर में जो पुजारी होते थे, उनका रोल ज़्यादा बढ़ने लगा। उन्होंने अपने सेल्फिश पर्पस को पूरा करने के लिए लोगों को काफ़ी रिलीजियस बना दिया। उन्होंने कहा ऐसे होगा नहीं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे, आपके भगवान नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने इतने सारे रिचुअल हमारी लाइफ में एंटर करा दिए। तो धीरे धीरे उन रिचुअल से ही लॉ बनने लगे। अब हम उन्हें लॉ को हम तोड़ नहीं पाते थे क्योंकि हमें डर लगता था कि कहीं भगवान हमसे नाराज ना हो जाए, हमारे पुजारी कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। तो इस तरीके से अब लॉ जो था बनाने की वो प्रिस्टली क्लास के पास आ गई। फिर लास्ट में आता है कोडिफिकेशन। अब धीरे धीरे लॉ के फील्ड में बहुत सारे लर्नड पीपल आए, बहुत सारे जूरिस्ट आए, तो उन्होंने अपने हिसाब से अब लॉ को जो है रिफॉर्म्स लाते हुए उसमें उनको रिटन फॉर्म में लाने लगे। तो इस तरह से लॉ का कोडिफिकेशन होने लगा। जैसे इंडिया में कोड ऑफ मनु है आपका, ठीक है, 12 टेबल्स इन रोम है, वो सब कोडिफिकेशन के ही एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर स्टैटिक सोसाइटी में 4 स्टेजेस आपकी डेवलपमेंट ऑफ लॉ की होती है,
पहली डिवाइन, सेकंड कस्टमरी, थर्ड प्रिंसली एंड फोर्थ होती है आपकी कोडिफिकेशन। अब आपका लास्ट में आता है कि प्रोग्रेसिव। स्टैटिक में तो हमने बता दिया कि 4 फेजेस से होके लॉ गुजरता है। अब जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है वहां पे लॉ इन चारों फेजेस से तो गुजरे गई, लेकिन वो और नए नए मीन से भी अपने लॉ का डेवलपमेंट करता है। जैसे सबसे पहले आता है आपका लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन क्या है? ये एक तरह की लीगल एजम्पशन है। तो लीगल एजम्पशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने लॉ होते हैं हम आज की सोसाइटी की चेंजिंग कंडीशन को देखते हुए उसमें नए नए रूल्स ऐड कर देते हैं। जैसे आप देखिए आजकल आप कंपनी सुनते हैं, इनकॉर्पोरेशन सुनते हैं। अब लॉ ने इनको जो है एक लीगल वैलिडिटी दे दी है कि जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं वो लॉ की नज़रों में एक इंसान के समान ही मानी जाएगी। इसीलिए वो किसी अपने नाम से किसी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को भी स्यू कर सकते हैं और कोई और उन पे भी स्यू कर सकता है। तो कंपनी को पूरे राइट मिले हुए हैं जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ये लीगल फिक्शन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। उसी तरीके से हिंदुओं में बहुत सी जो हमारे भगवान के आइडियल होते हैं उनको भी लीगल फिक्शन में जो है एक लीगल एंटिटी माना जाता है। तो ये लीगल फिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी इस लीगल फिक्शन के थ्रू भी उसने लॉ का डेवलपमेंट किया। नेक्स्ट है आपका इक्विटी। देखिए इक्विटी का मतलब होता है कि अगर आपका लॉ जो है नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस पे डिपेंड करता है, जो हमारी कंशाइसनेस होती है, जो हमारे अंदर की आत्मा की आवाज़ होती है, अगर हम उसके बेसिस पे कोई निर्णय करते हैं तो वो कहा जाता है कि वो इक्विटी के बेसिस पे आपने डिसाइड किया है। देखिए वैसे तो हर कंट्री में अपना कॉमन लॉ होता है जो कि रिटेन होता है, लेकिन इक्विटी लॉ जो है रिटेन नहीं होता है। तो जब कभी जज को कॉमन लॉ से कोई हेल्प नहीं मिलती है या वो उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता है या कोई बिल्कुल ऐसी नई सर्कमस्टांसेस आती है जिसका कॉमन लॉ में कोई मेंशन नहीं है, तो वो अपना डिसीजन फिर इक्विटी के बेसिस पे सुनाता है। वो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस को फॉलो करता है, वो अपनी अंदर की आत्मा को सुनता है कि ये नया केस है, इसकी सर्कमस्टांसेस ऐसी थी, या जो क्रिमिनल है उसकी ये एज है, या इस तरीके से ये केस हो गया है या उससे अपराध हो गया है, तो मुझे इस तरीके से डिसीजन देने चाहिए। तो इस वजह से भी जो है प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इक्विटी को भी इम्पोर्टेंस मिलने लगी। लास्ट था आपका लेजिस्लेशन। ये तो आप देखते हैं कि आज हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है। 3 तरह की आपकी जो है ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर होते हैं, एक्सिक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एक्सिक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी अगर उस एक्सिक्यूशन को कोई नहीं मानता है या कोई लॉ के हिसाब से काम नहीं करता है या वायलेट करता है तो उसको पनिश करने का काम करती है। तो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है अब हम उन्हें पूरी वैलिडिटी देते हैं। आपने देखा होगा हमारी कंट्री में कितने लॉ बने हैं, जैसे कि आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, आपका आर्बिट्रेशन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस पे एक्ट बना हुई है, एडवोकेसी एक्ट है, लॉ ऑफ लिमिटेशन है, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं और इन सब लॉ को लेजिस्लेचर ने बनाया और हम सब इन्हें जो है वैलिड मानते हैं। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव सोसाइटी 4 फेजेस के अलावा इन तीनों को, लीगल फिक्शन को, इक्विटी को, लेजिस्लेशन के थ्रू जो लॉ बने उनको भी लॉ मानने लगी। इस तरीके से प्रोग्रेसिव सोसाइटी में लॉ का डेवलपमेंट हुआ। तो अब आपको सर हेनरी मैने की जो थ्योरी है वो बहुत ईजिली तरीके से जो है समझ आ गई होगी। आपको पहले बताना है कि किस तरह से लॉ का डेवलपमेंट हुआ, कि पहले स्टेटस से हुआ, फिर स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट आया, उसके बाद दोबारा से रिवर्सल ट्रेंड आया, तो फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस में आया। फिर आपकी स्टैटिक सोसाइटी में 4 फेज आई, एक डिवाइन लॉ आया आपका, फिर कस्टमरी, फिर प्रिंसली क्लास, फिर कोडिफिकेशन हुआ। और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हम 4 फेजेस के अलावा लीगल फिक्शन, इक्विटी और लेजिस्लेशन के थ्रू भी लॉ का डेवलपमेंट हुआ। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में एक ही आपके वीडियो लेक्चर में पूरी सर हेनरी मैने की थ्योरी बताई है।
अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस थ्योरी को जो फ्रेंड आपके लॉ कर रहे हैं उनमें शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।